व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स वे लीगल चैनल में। तो काउंटर क्लेम, आज का जो जजमेंट है वो काउंटर क्लेम के बारे में है। तो काउंटर क्लेम किसके ऊपर में फाइल होता है? प्लेंटिफ के ऊपर में फाइल होता है या हम अपने को डिफेंडेंट जो और भी डिफेंडेंट है उनके ऊपर भी फाइल कर सकते हैं? इस बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल क्वेश्चन का जवाब सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट पे हमें मिलता है। साथ साथ में काउंटर क्लेम से रिलेटेड जो टाइमलाइन को लेकर भी हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि लिमिटेशन कब इसका लगेगा, उसका भी जवाब इसमें कहीं ना कहीं हमें मिलता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि फिनिक्स वे लीगल चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खासकर जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, बहुत मैटर करता है, क्योंकि जब सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि जब आप वीडियो नहीं बना सकते हो, आपकी हेल्थ परमिट नहीं करती है, तो ये सारी चीजें आपको मोटिवेट करती है कि नहीं करना है करके। ऑलराइट, तो एंड थैंक यू सो मच जो ऑलरेडी हमें सब्सक्राइब कर चुके हैं और रेगुलरली हमारे वीडियो को देखते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। आप सबका तहे दिल से थैंक यू सो मच। तो जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, उनके लिए मैं बता देना चाहूंगी कि फिनिक्स वी लीगल का अपना एक जजमेंट व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें हम जो यूट्यूब पे जो वीडियो दिखाते हैं उसके जजमेंट्स ना डालकर जो बाकी के सिविल के, क्रिमिनल के, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के, एमएसीटी के, लैंड एक्विजिशन के, अ, जितना भी हमें ट्रायल मैटर्स में जरूरत पड़ जाता है जजमेंट्स का, वो जजमेंट की पीडीएफ कॉपी डाली जाती है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हिंदी की जब अवेलेबल होती है तब डाला जाता है, अगर नहीं होता है तो हम बता देते हैं कि इसकी अभी अवेलेबिलिटी नहीं है। और साथ साथ में उसका हम लीगल नोट्स भी हम दे देते हैं, ताकि अगर आप पूरा जजमेंट नहीं पढ़ सको तो लीगल नोट पढ़ लो, उसमें वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों पे रहता है। इसी के साथ में जो भी हमारे मेंबर्स बनते हैं इसके, उनके केस के लिए हमें उनका जजमेंट सर्च करके देते हैं। दो हमारी भी लिस्ट ऑफ जजमेंट सर्च की काफी लंबी चल रही है अभी, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन हाँ हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्च करके देते हैं एक जजमेंट। और इसका एक्सेस आपको मिल जाएगा, इसका जो पेमेंट है वो 199 का है, 1 साल तक के लिए है, और सिर्फ एक ही बार आपको ये पेमेंट करना है 199। नंबर दिया गया स्क्रीन पे, आप इनसे बात कर सकते हैं, वो आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे और आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो चलिए आते हैं आज के हम जजमेंट का, बिना किसी देरी का। तो जो केस का जो नाम है वो है संजय तिवारी वर्सेस युगल किशोर प्रसाद साव एंड अदर्स। और इसका जो न्यूट्रल साइटेशन है वो है 2025 INSC 1310। ये 12 नवंबर को ही इसका जजमेंट आया हुआ है। तो पहले हम केस की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का केस मैच कर जाता है, फैक्ट्स मैच कर जाता है, और ये जिस टाइप का केस है इसमें फैक्चुअल एलिमेंट का भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करता ही है। वैसे एक चीज मैं जरूर बताऊंगी फैक्ट्स बताने से पहले, कि जब भी हम जजमेंट सर्च करते हैं वो दो लाइन पे सर्च करना होता है। ये सिमिलर फैक्ट्स एंड आप क्या अपेक्षा रखते हो जजमेंट से, वो उस टाइप का जजमेंट। दूसरा होता है लॉ का क्या इंटरप्रिटेशन आपको चाहिए होता है। ये दो लाइन पे ही जजमेंट सर्च होती है। बेस्ट क्या होता है इन दोनों में से? लॉ के ऊपर जो रहता है वो सबसे बेस्ट होता है, कि आप लॉ का क्या इंटरप्रिटेशन अपने केस के लिए चाहते हो। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम जब अपील में आ रहे होते हैं, ऑब्वियसली फर्स्ट अपील सेकेंड अपील जब जाते हैं, तो वहां पे लॉ, पॉइंट ऑफ लॉ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, फैक्चुअल एलिमेंट को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। तो ये चीज का ध्यान रखना होता है जब भी हम जजमेंट सर्च करते हैं। ऑलराइट, बट यस, देयर आर सर्टेन केसेस जहाँ पे फैक्ट से रिलेटेड हमें जजमेंट सर्च भी करना पड़ता है। तो चलिए अब आ जाते हैं आज के केस के बारे में। तो केस है, ये संजय तिवारी प्लेंटिफ होता है, ये एक सिविल सूट फाइल करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। जो डिफेंडेंट होता है वो एग्री करता है इस केस में ओरली 2 तारीख 12वां महीना 2002 में, कि वो उनको सेल करेगा 93 एकर्स या 93 डेसिमल ऑफ लैंड। किसको सेल करेगा? प्लेंटिफ को। वो 3 तारीख को पूरा फुल कंसिडरेशन अमाउंट जो होता है 3 डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू डिफेंडेंट को दे देता है। मतलब डिफेंडेंट कौन होता है? डिफेंडेंट इज बेसिकली इज द सेलर, और जो प्लेंटिफ जो होता है वो बायर होता है। जो डिमांड ड्राफ्ट दिया गया था उसका उसको रिसिप्ट भी हो जाता है, और जमीन का कब्जा भी उसको मिल जाता है। ठीक है, और उस पे वो अपना एक बाउंड्री वॉल भी बना देता है। कौन? प्लेंटिफ, जो खरीदार होता है। बाद में डिफेंडेंट नंबर 2 और 3 आते हैं, और वो बोलते हैं कि वो ऐड होते हैं इस केस में, और वो ये बोलते हैं कि उनके साथ में एक अनदर एग्रीमेंट किया था। किसने? डिफेंडेंट नंबर 1 ने। और उनको 1/12 को किया था। मतलब इनका जो पहले प्लेंटिफ का एग्रीमेंट कब हुआ था? 2/12/2002 को। तो ये बोलते हैं इनके साथ में जो एग्रीमेंट हुआ था वो 1/12
2002 को, मतलब 1 दिन पहले हुआ था। और इसमें उन्होंने 50 डेसिमल ज़मीन खरीदने की बात की थी और इन्होंने ऑलरेडी 2,95,000 बैंक डिपॉज़िट कर दिया था। तो यहाँ पे जो उन्होंने ये बोला था कि सॉरी, ये प्लेंटिफ के साथ में इन्होंने किया था और ये बोला था कि जो प्लेंटिफ ने था उस एरिया को, ये प्लेंटिफ नहीं हो सकता है, डिफेंडेंट ही होगा। डिफेंडेंट ने जो था वो जो एरिया जो था उसको 43 डेसिमल से चेंज करके 93 कर दिया। सॉरी, ये प्लेंटिफ ही होगा। प्लेंटिफ ने जो 93 डेसिमल को बोला था उसको ये बोल रहे थे कि वो 93 डेसिमल उन्होंने नहीं खरीदा था, 43 डेसिमल खरीदा था और प्लेंटिफ ने अपना एग्रीमेंट में उसको 43 को चेंज करके 93 कर दिया। तो दैट मीन्स इन लोगों ने जो बैलेंस जमीन जो है, अगर 43 का हम 93 से हम 43 को हटा देते हो, जो बैलेंस जमीन जो है वो इन्होंने 50 डेसिमल है, ये डिफरेंट नंबर 2 एंड 3 ने खरीदा था। सिंप्लीफाइड कर देती हूँ फैक्ट्स को। जो प्लेंटिफ होता है वो खरीदार होता है, वो केस फाइल करता है किसके ऊपर में, डिफेंडेंट नंबर 1 में जो जमीन का एक्चुअल ओनर होता है। क्या केस फाइल करता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का करता है। प्लेंटिफ ये बोलता है कि वो सारी जमीन खरीदा हुआ होता है, मतलब एग्रीमेंट हुआ होता है पूरा 93 एकड़ का, ठीक है। और एग्रीमेंट जो होता है वो 2 तारीख 12वां महीना का होता है और 3 तारीख को उसने 3 डिमांड ड्राफ्ट दिया होता है जिसका रिसिप्ट उसको पास में होता है। अब जैसे ये केस फाइल करता है तब डिफरेंट नंबर 2 और 3 उस केस में ऐड हो जाते हैं। डिफरेंट 2 एंड 3 कौन होते हैं? ये दूसरे बायर्स होते हैं और ये बोलते हैं कि इन्होंने डिफरेंट नंबर 1 से 1 तारीख को, मतलब प्लेंटिफ के जमीन खरीदने के 1 दिन पहले इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया था। और कितने जमीन का किया था इन्होंने? 50 एकड़ जमीन का किया था। साथ में ये एलिगेशन भी लगाते हैं प्लेंटिफ के ऊपर में, ये बोलते हुए कि प्लेंटिफ ने सिर्फ 43 एकड़ ही खरीदा था, ना कि 93। एग्रीमेंट को उसने फ्रॉडेंटली उसको 43 को उसको 4 को उसने 9 कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, ये सिंपल फैक्ट्स मैंने आपको बताया। इन लोगों ने पैसे भी दिए थे। डिफरेंट नंबर 2 एंड 3 ने कितना? 2,95,000। ठीक है। अब क्या होता है, एडेड ऑफ पार्टीज का होता है जो अलाउड हो जाता है। उसके बाद में ये जो डिफरेंट नंबर 2 एंड 3 है, कि जो लैंड जो है वो अ, उनके ऊपर में ट्रांसफर किया जाए। ये काउंटर क्लेम कौन फाइल करता है? डिफरेंट नंबर 2 एंड 3 किसके अगेंस्ट में ये फाइल करते हैं? डिफरेंट नंबर 1 के अगेंस्ट में फाइल करते हैं, ये बोलते हुए कि डिफरेंट नंबर 1 को आप बोलिए कि वो जमीन हमारे ऊपर में, हमारे पे ट्रांसफर करे। ये एक्चुअल फैक्ट्स है। ठीक है। ये जो काउंटर क्लेम जो फाइल करते हैं अगेंस्ट दी को डिफेंडेंट, जो डिफेंड नंबर 1 के अगेंस्ट में जो डिफेंड नंबर 2 एंड 3 ने फाइल किया था, ये ट्रायल कोर्ट अलाउ कर देता है और हाई कोर्ट भी इस चीज को एक्सेप्ट करता है। मैटर अब आता है अपना सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में जो लीगल इशू इस केस का था, क्या एक काउंटर क्लेम मैं अपने को डिफेंडेंट के अगेंस्ट में फाइल कर सकता हूँ सेम सूट पे? ये क्वेश्चन यहाँ पे निकल कर आया है, जो लीगल क्वेश्चन है। ठीक है। पूरा केस का सेंट्रल डिस्प्यूट यही रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने में जो आर्गुमेंट रहा, जो प्लेंटिफ के तरफ के जो आर्गुमेंट रहा, प्लेंटिफ ये बोल रहा है कि काउंटर क्लेम कभी भी को डिफेंडेंट के अगेंस्ट में फाइल नहीं किया जा सकता है। उन्होंने 2 जजमेंट भी साइड किया, रोहित सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार और राजुल मानो शाह वर्सेस किरण भाई पटेल। ये रिसेंट जजमेंट है जिसका शायद मैंने पहले किया होगा। और जो रिस्पॉन्डेंट साइड का जो ये रहता है, मतलब डिफरेंट 2 एंड 3 का जो आर्गुमेंट रहता है, वो बोले कि नहीं, ये क्लेम सेम क्लेम है प्रॉपर्टी को लेकर और ये अलाउ होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज उनको लिबर्टी दे कि वो सेपरेट सूट फाइल कर सके। यहाँ पे उन्होंने अपना एक एडिशनल ग्राउंड डाल दिया। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन इस केस में बहुत ही क्लियर कट रहा है और क्लैरिटी दिया गया है इसमें। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक काउंटर क्लेम आप अपने जो को डिफेंडेंट के अगेंस्ट में जो फाइल करते हो वो मेंटेनेबल नहीं है। काउंटर क्लेम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्लेंटिफ के अगेंस्ट में ही फाइल किया जा सकता है। इट इज कॉल्ड काउंटर क्लेम। प्लेंटिफ ने कुछ मांगा, उसको आप काउंटर कर रहे हो, तो वो अगेंस्ट प्लेंटिफ ही होगा। डिफेंडेंट तो कुछ मांग तो कर नहीं रहा है, वो तो खाली केस को डिस्मिस करने के लिए बोलेगा। तो कुछ वो कुछ क्लेम ही नहीं कर रहा, तो उसका आप काउंटर क्या ही करोगे? So the counterclaim must be directed against the plaintiff only, जो रोहित सिंह के केस में भी ऑलरेडी डिसाइड हुआ था और कभी भी डिफेंडेंट के अगेंस्ट में नहीं हो सकता है। और यहाँ पे दोनों प्रिंसिपल, रोहित सिंह का राजुल मनोज जो केस है, उन दोनों का प्रिंसिपल को यहाँ पे लिया गया है, क्योंकि काउंटर क्लेम जो होता है वो कनेक्टेड होता है प्लेंटिफ के केस के कॉज ऑफ एक्शन से।
दैट इज द होल प्रिंसिपल। क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन किया है और वहीं पे उन्होंने अपना प्रेयर किया, प्रेयर भी और जिसको हम क्लेम भी बोल सकते हैं। उसी क्लेम के अगेंस्ट, उसी कॉज ऑफ एक्शन के अगेंस्ट में आप काउंटर फाइल करते हो। देयरफॉर एक काउंटर क्लेम कभी भी एक प्लेंट के अगेंस्ट में ही काउंटर क्लेम होगा, एक रिटर्न स्टेटमेंट के अगेंस्ट में काउंटर क्लेम नहीं हो सकता है। रिटर्न स्टेटमेंट में क्या करते हैं, कुछ अलग से उसमें अपना प्रेयर मांगते हैं? नहीं मांगते हैं ना। वो तो हम डिनाइड एंड डिस्प्यूट करते रहते हैं और डिसमिस करने को बोलते हैं प्लेंट को। उसके अलावा तो कुछ ज्यादा मांग नहीं सकते हो, क्योंकि द मोमेंट आपको मांगना होता है तो फिर आपको काउंटर क्लेम करना होता है। देयरफॉर द काउंटर क्लेम किसके अगेंस्ट में होता है? एक प्लेंट के अगेंस्ट में ही काउंटर क्लेम हो सकता है। सो देयरफॉर उन्होंने जो काउंटर क्लेम डिफेंडेंट के अगेंस्ट में जो फाइल किया था वो मेंटेनेबल हो ही नहीं सकता। दूसरा चीज, अब यहाँ पे मेरिट ऑफ द केस से भी सुप्रीम कोर्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो डिफेंड नंबर 2 और 3 है उनका कोई क्लियर और वैलिड क्लेम है ही नहीं इस केस में। वो पहले ये बोलते हैं कि उन्होंने, मतलब जो रिटर्न स्टेटमेंट उन्होंने फाइल किया था, इसलिए ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रखती है कि ड्राफ्टिंग हमेशा एक सिंपल होना चाहिए और बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी स्टोरी कभी भी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो प्लेन बनाए चाहे हम रिटर्न स्टेटमेंट बनाए। बहुत ही कंसाइज में हमें बनाना होता है। लेकिन कुछ होते हैं जो बहुत लंबा चौड़ा बनाने की कोशिश करते हैं और उससे पूरा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इस केस में एक्चुअली वही हुआ। तो यहाँ पे बोला कि पहले तो आपने बोला कि आपने पूरा 93 जमीन लिया, उसका 5,55,000 दिया है। बट दे एडमिटेड कि प्लेंटिफ ने 43 डेसिमल लिया है। मतलब ये दोनों ही आप अपने ही रिटर्न स्टेट में जो दो बात लिख रहे हो, दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट में है। मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट में आप बात लिख रहे हो, तो कौन सा बात आपका सही है? आपका फाइनल स्टैंड जो था कि आपने 50 डेसिमल जमीन लिया और उसका आपने पार्ट पेमेंट किया है, तब भी एक तरह से डाउट क्रिएट हो जाता है कि आपने एक्चुअली में कितना लिया है। आप जब मान रहे हो, एक जगह आप बोल रहे हो कि आपने पूरा जमीन लिया, एक जगह बोल रहे हो कि नहीं प्लेंटिफ ने तो 43 डेसिमल लिया, एक जगह आप बोल रहे हो कि नहीं हमने तो 50 डेसिमल लिया। तो एक रिटर्न स्टेटमेंट में ही तीन अलग अलग बातें हो रही हैं। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का जो व्यू रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के बीच में कोई प्रॉपर एग्रीमेंट हुआ नहीं है 50 डेसिमल का। ठीक है, 40 आप जो बोल रहे हो उसका कोई प्रॉपर नहीं दिख रहा है। और अब कहीं पे भी आपने नहीं दिखाया था कि आप हमेशा रेडी थे अपना पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस करने के लिए। एट द एंड ऑफ द डे ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस है। दोनों पार्टी को अपना साइड ऑफ परफॉर्मेंस करना था। आपने पार्ट पेमेंट किया, कहाँ पे आपने बताया कि आप फुल पेमेंट देने के लिए रेडी थे? कहाँ पे आपने दिखाया था कि आपने पूरा पेमेंट कर दिया है या आपने चेक उनको दिया है? वेरएज़ जो प्लेंटिफ था उसने 3 चेक इश्यू किए थे, प्रॉपर फुल पेमेंट कर दिया था, पोजीशन में भी था। तो ही वाज़ वेरी क्लियर ऑन ऑन हिज वर्क। उसका पार्ट परफॉर्मेंस जो था वो अपने कंप्लीट किया था। जो बेचने वाला था वही खाली एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा था, उसके साइड से परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, हेंस द केस बना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप लोग का जो पूरा क्लेम है वो बहुत ही वेग है और इनकंसिस्टेंट है। मतलब आपका जो रिटर्न स्टेटमेंट आपने जो फाइल किया उसमें आप बहुत अलग अलग बातें आपने कर रही है। तो इम्प्लीमेंट का जो एप्लीकेशन जो फाइल हुआ था 2006 में वो फाइल हुआ था। और जो आपका जो एग्रीमेंट जो हुआ था वो थोड़े पहला हो गया था। मतलब जो 3 साल के बाद में आप इस केस में इम्प्लीमेंट हुए थे। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो केस हम फाइल कर सकते हैं वो 3 साल में ही हमें फाइल करना होता है, वो उसका लिमिटेशन पीरियड होता है। लेकिन इस केस में वो 3 साल के बाद में वो इम्प्लीट हुए थे। सो उनका जो टाइमलाइन के हिसाब से भी हम देखा जाए तो काउंटर क्लेम भी टाइम बार्ड हो जाता है। देयरफॉर अगर हम काउंटर क्लेम का जो टाइमलाइन की हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं अपना सिविल जूरिस्प्रूडेंस पे हम देखते हैं तो काउंटर क्लेम का जो टाइमलाइन कहीं पे हमें पता नहीं चलता है कि क्या टाइमलाइन में फिक्स करता है। तो इस जजमेंट में कहीं ना कहीं ये टच अपॉन करता है कि काउंटर क्लेम, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन जो प्लेंट है उससे रिलेटेड है, तो प्लेन का कॉज ऑफ एक्शन में जो टाइमलाइन रहता है, जो उसका लिमिटेशन पीरियड है, वो सेम लिमिटेशन अप्लाई करेगा किसका? अपना काउंटर क्लेम पे भी वही सेम काउंटर टाइमलाइन अप्लाई करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट निकल कर आया है काउंटर क्लेम के टाइमलाइन को लेकर। इम्प्लीमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इस केस में रह सकते हैं। तो केस उनको हटाया तो नहीं गया, उनको पार्टीज रखा गया है, लेकिन काउंटर क्लेम तो उनका एक्सेप्टेड नहीं है, उसको वो सुप्रीम कोर्ट हटा देते, वो लीगल मेंटेनेबल नहीं है। उन्होंने साथ में और एक प्रेयर भी किया था कि उनको फ्रेश शूट फाइल करने दिया जाए अगर काउंटर क्लेम उनका अलाउ नहीं करते हैं। यहाँ पे उनकी लंका ढह गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि नहीं, आप नया सूट नहीं फाइल कर सकते हो, क्योंकि वो आपका भी टाइम बार्ड हो चुका है। बहुत बुरी तरीके से इनका बैंड बजा, क्योंकि लिमिटेशन पीरियड आपका 2006 पे ही खत्म
हो गया। तो फाइनल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो काउंटर क्लेम जो फाइल किया था डिफेंड नंबर 2 एंड 3, उनको वो सेट असाइड करते हैं। जो केस जो चल रहा है ट्रायल कोर्ट पे, वो एज़ इट इज़ चलेगा। जो भी इश्यूज़ है, खासकर पोसेशन वगैरह को लेकर, वो ओपन रहेगा डिसाइड करने के लिए। और डिफेंड नंबर 2 और 3 इस केस से रिलेटेड कोई फ्रेश केस नहीं फाइल कर सकते, फ्रेश सूट नहीं फाइल कर सकते हैं। तो हमें इस जजमेंट से क्या समझ में आता है? पहला चीज, लीगल एंगल, एक काउंटर क्लेम आप को डिफेंडेंट के अगेंस्ट फाइल नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ एक प्लेंटिफ के अगेंस्ट में ही फाइल कर सकते हो। दूसरा चीज, आ, अगर आप लेटर ऑन इम्प्लीड भी होते हो, अ, वो आपको मतलब उससे लिमिटेशन का आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। ये चीज भी जजमेंट में निकल कर आया है। इवन आप इम्प्लीड हो भी गए हो, स्टिल यू हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेशंस। ठीक है। जो एग्रीमेंट होते हैं लैंड की बिक्री करने के लिए, वो उसमें दोनों ही साइड को अपना दिखाना पड़ता है कि दे वर रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म देयर साइड ऑफ परफॉर्मेंस। और काउंटर क्लेम का भी यहाँ पे बोला गया है, जो कॉज ऑफ एक्शन है प्लेंट का, उसके हिसाब से लिमिटेशन अप्लाई करेगा अपने काउंटर क्लेम को। तो यहाँ पे बेसिकली डिफेंडेंट 2 एंड 3 का कोई एक स्ट्रॉन्ग केस तो था ही नहीं, अब शुरू से ही समझ में आ रहा था। लेकिन बेसिकली वो को डिफेंडेंट भी इसमें जो बन गए थे, वो रॉन्गली ऐड हुए थे, बट सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीप्लिसिटी ऑफ केसेस ना हो, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स ना हो, इसीलिए उनको इस केस में एक तरह से बोला जाए बांध दिया गया था। तो दिस इज अ वेरी गुड जजमेंट। अच्छा जजमेंट है, क्लैरिटी दिया है अपने काउंटर क्लेम को लेकर, बहुत सारी और चीज़ों को भी लेकर। तो आई होप व्यूअर्स आपको आज का मेरा ये जजमेंट अच्छा लगा है, एनालिसिस अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।